हम लोग आने वाले पीसीएस तथा आरओ एग्जाम के लिए सभी चैप्टर के सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के सभी चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इसके पहले इंडियन ज्योग्राफी तथा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस किया था। इसमें पहला चैप्टर है कि ब्रह्मांड और सौरमंडल, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये हो जाएगी मीथेन। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मीथेन होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है हाइड्रोजन एंड सेकंड पर हीलियम एंड मीथेन तथा अमोनिया भी पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो हो जाएगा मंगल। और मंगल ग्रह ये सूर्य की परिक्रमा 687 डेज में पूरी करता है। और इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया है। नेक्स्ट है क्षोभमंडल के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर होती है, तो इसका पहला ही कथन सही है। तो क्षोभमंडल ये वायुमंडल की सबसे निचली तथा सघन परत होती है, इसकी औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर और यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत मतलब कि इक्वेटर पर 18 किलोमीटर होता है। तो यदि हम बात करें क्षोभमंडल की, तो ये जो है ये हमारा क्या है, इक्वेटर 0 डिग्री है और ये है पोलर रीजन। तो पोलर रीजन पर कितना होगा, कम होगा 8 किलोमीटर तथा यदि हम बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर पर कितना होगा, सबसे ज़्यादा होगा 18 किलोमीटर। और इसमें 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता भी है। साथ ही वायुमंडल में जितने भी समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, क्षोभमंडल में। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो ये हो जाएगा सूर्य। सूर्य की बात करें तो यह ऊर्जा के शक्तिशाली भंडार के रूप में हाइड्रोजन हीलियम गैसों का एक पिंड होता है और सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। नेक्स्ट है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो हो जाएगा शनि ग्रह। और यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम मीथेन तथा अमोनिया पाए जाते हैं। शनि जो है ये सूर्य की परिक्रमा 29.4 वर्षों में करता है तथा शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह कितने, 146। नेक्स्ट है श्याम वीवर क्या होता है, तो ये एक सिमट गया तारा होता है। श्याम वीवर या फिर इसे ही ब्लैक होल कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये उच्च गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र होते हैं जहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता और तारों के अंत होने की अवस्था में होने वाले सुपरनोवा विस्फोट के बाद ही ब्लैक होल मतलब कि श्याम वीवर का निर्माण होता है। और ब्लैक होल की खोज सबसे पहले और ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले एस चंद्रशेखर के द्वारा 1930 में दी गई थी। नेक्स्ट है ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 नॉटिकल तथा इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा, तो ये होगा 16.7। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा शुक्र। तो यदि बात करें शुक्र की, तो यह सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह है और शुक्र यह एक स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत है। तो ये स्टेटमेंट पूछा गया है पीसीएस में, तो याद रखिएगा। साथ ही समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण ही इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, किसे, शुक्र को। नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके किसके उद्भव की व्याख्या करता है, तो ये संबंधित है ब्रह्मांड से। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी जाती है, जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा 1894-96 में। नेक्स्ट है बताना है कि वायुमंडल की परतें दी गई हैं उनको सीक्वेंस से लगाना है और इनको धरातल से बढ़ती दूरी पर लगाना है। तो सबसे पहले कौन सी परत आती है, सबसे पहले मिलेगी हमें कौन सी, क्षोभ मंडल मतलब कि 2। फिर उसके बाद कौन सी मिलेगी, समताप मंडल जहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है 2, 3। एंड देन मिलेगी क्या, मध्य मंडल। एंड सबसे लास्ट में होगी तापी मंडल, हो जाएगा 2, 3, 4, 1। तो धरातल से बढ़ती दूरी के आकार पर क्षोभ मंडल मिलेगी 10 से 12 किलोमीटर पर, समताप मंडल 12 से 50, मध्य मंडल 50 से 80 तथा तापी मंडल 80 से 640 और जो वायुमंडल होगी ये 640 के बाद। नेक्स्ट है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे, तो ये हो जाएंगे कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने प्रस्तावित किया था कि जो पृथ्वी है शुक्र या शनि जैसा एक ग्रह है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन्होंने ही सबसे पहले अपने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का विस्तार किया था 1543 में। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ये है प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ से कई बार पूछा गया है यूपीपीएससी में क्वेश्चन। तो ये क्वींसलैंड कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है, ये भी याद रखिएगा। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है और ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है जो कि पैसिफिक ओशियन में है और इसकी लंबाई की बात करें तो 1200 मील और 10 मील से 90 मील तक चौड़ी है ये। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा नेपच्यून और इसके चारों ओर मीथेन, हाइड्रोजन तथा हीलियम
और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, तो ये हो जाएगा 109 गुना। और सूर्य का व्यास कितना है, 1.4 मिलियन किलोमीटर, तथा पृथ्वी का व्यास कितना है, 12756 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, तो इसे ही हम नक्षत्र कहते हैं। और हाइड्रा की बात करें तो यह सबसे बड़ा तारामंडल है और प्रेजेंट में 88 तारामंडलों की खोज की गई है। तथा निहारिका की बात करें तो प्रकाशवान आकाशीय पिंड है जो कि गैस और धूल कणों से निर्मित है। कौन सी, निहारिका। और एंड्रोमेडा ये पृथ्वी के सबसे निकटतम निहारिका है तथा सबसे हल्की निहारिका कौन सी है, ओरियंस स्क्वाड। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में दी गई नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो उसमें हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। तो सूर्य ग्रहण कब होगा, यदि हम बनाते हैं यहाँ पे सन और ये है पृथ्वी मतलब कि अर्थ, तो इसके बीच में यदि मून आ जाए तो यही स्थिति क्या कहलाती है, यही कहलाती है सूर्य ग्रहण की स्थिति। नेक्स्ट है, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कह रहा है कि बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बुध नहीं, जो शुक्र है वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि शनि का उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये तो सही है कि गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन ये शनि का नहीं है, ये बृहस्पति से संबंधित है, तो इसका दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो कह रहा है कि नेपच्यून जो है ये उपशून्य टेम्परेचर वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही है। तथा फोबस और डाइमस ये मंगल के तो उपग्रह है, तो इसका तीसरा और चौथा सही है, सिर्फ पहला दूसरा गलत है। 2005 में खोजे गए बोने मतलब कि ड्वार्फ ग्रह का नाम क्या है, तो हो जाएगा एरिस। तो 2005 में खोजे गए बोने मतलब कि ड्वार्फ ग्रह में एरिस है और अब तक आधिकारिक रूप से हमारी सौर प्रणाली में 5 बोने ग्रह हैं, एरिस, मैकमेक, ह्यूमा, सेरेस तथा प्लूटो। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। और पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं, 2। एक तो रोटेशन मतलब कि घूर्णन और दूसरा होता है रिवोल्यूशन मतलब कि परिक्रमण। और घूर्णन की बात करें तो यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ही पृथ्वी की दैनिक गति मतलब कि घूर्णन होती है और इसी कारण दिन और रात होते हैं। तो घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं तथा रिवोल्यूशन मतलब कि परिक्रमण के कारण वार्षिक गति और परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन की घटना होती है। तो घूर्णन के कारण क्या होगा, दिन और रात होगी। और यदि हम बात करें बड़ा मतलब कि रिवोल्यूशन होगा तो क्या होगा, ऋतु परिवर्तन होगा, रिवोल्यूशन से ऋतु परिवर्तन होगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है जून की 21वीं तारीख मतलब कि 21 जून को सूर्य की स्थिति क्या होगी, तो सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 21 जून को दोपहर में जब सूर्य कर्क रेखा पर सिर के ठीक ऊपर होता है तो इसे उत्तरी अयनात या फिर कर्क संक्रांति कहते हैं। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन होते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु भी होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत इस समय क्या होता है, सबसे छोटे दिन होते हैं। और इस दिन जो सूर्य है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है और जो क्षितिज है उस आभासी रेखा को कहते हैं जो कि बहुत दूरी पर आकाश और धरती को जोड़ता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र भी नहीं था, तो उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा, क्योंकि उसे जाना था पूर्व दिशा की ओर, तो उसे ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चलना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है। क्षुद्र ग्रह जो होती है वो लघु चट्टानी ग्रहिकाएं हैं, जबकि धूमकेतु हिम शीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच में पाए जाते हैं, तो इसका दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि जो धूमकेतु है ये गोचर दीप्तमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दर्शाते, तो इसका तीसरा भी सही है। इसका सही है 1 और 3। जो मंगल और बृहस्पति है इन ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, इन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। और ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप ही जो छोटे टुकड़ों में ही क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है और सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरब पिंड विद्यमान है जो कि धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा कहलाते हैं। और यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और अस्थायी होती है, क्यों। कारण बता रहे हैं कि क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूकंप कम है, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि नदन हेमिस्फीयर में क्या है,
भूखंड ज़्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में भूखंड कम है, मतलब कि महासागरीय ज़्यादा है, महाद्वीप कम है। तो इसका पहला सही है। दूसरा कहला है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, इसका केवल पहला सही है। नेक्स्ट है हमारे सौर मंडल संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सप्तऋषि ये बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है, बिल्कुल करेक्ट है। सप्तऋषि ये उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि क्षुद्र बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के मध्य पाई जाती है, तो इसका तीसरा गलत है। चौथा कह रहा है कि सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह सिरे है, तो इसका सही है 1, 2 एंड 4। तो यदि हम बात करें क्षुद्र ग्रह की, तो क्षुद्र ग्रह ये बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? साइरस है। नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की गतियां तथा अक्षांश और देशांतर। कह रहा है कि इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने दूरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा। और सबसे पहले आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम ग्रंथ के गोलपाद नामक अध्याय में घोषित किया गया था कि पृथ्वी स्वयं अपनी दूरी पर घूमती है, जिसके कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। घूमती मतलब क्या है? घूर्णन, ठीक है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू मतलब कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित करना है। जब ग्रीनविच मतलब कि 0 डिग्री में दोपहर के 12 बजे का समय हो तो कितना बजेगा? तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर बजेंगे 6। जो थिम्पू है इसका स्थानीय मान ग्रीनविच समय से 6 घंटे अधिक है, तो इसीलिए जब 0 डिग्री पर कितने 12 बजेंगे तो थिम्पू में कितने बजेंगे? 6 बजेंगे। नेक्स्ट है ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो ये है 179। और 1 डिग्री के अंतराल पर इन रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या भी 89 है, और इसी प्रकार जो दक्षिणी गोलार्ध में भी ग्लोब पर कुल संख्या 89 है, और ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, तथा 179 में 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भी शामिल है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो नीफे की बात कर रहा है, तो नीफे Ni स्टैंड फॉर निकिल, Fe स्टैंड फॉर फेरस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यदि बात करें पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी को 3 परतों में डिवाइड किया गया, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो क्रस्ट है ये सबसे बाहरी परत है। तो यदि हम ये बात करें हमारी पृथ्वी का एक टुकड़ा है, तो इसमें जो ऊपरी लेयर है दैट इज क्रस्ट, ठीक है। और ये किससे बनी है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। और उसके बाद आता है क्या? मेंटल, ठीक है। और ये किससे बनी है? ये बनी है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। और सबसे अंतरतम है क्या? ये है कोर, मतलब कि क्रोड। और ये किससे बनी है? ये बनी है नीफे मतलब कि निकिल प्लस फेरस से। नेक्स्ट है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। और कोरियोलिस बल के कारण ही जो उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति दिशा के दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण ही ये बाईं ओर विस्थापित कर देते हैं। कोरियोलिस बल के कारण ही उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात के निर्माण में सहायक होते हैं तथा ये महासागरीय धाराओं के दिशा परिवर्तन में भी सहायक होते हैं कोरियोलिस फोर्स। इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवनें तथा मानसूनों के पवनों के निर्माण में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन देशों से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो ये गैबोन तथा सोमालिया से तो गुजरती है, लेकिन भूमध्य रेखा गिनी तथा रवांडा से नहीं गुजरती, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भूमध्य रेखा की बात करें तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। और जो भूमध्य रेखा है मतलब कि इक्वेटर, ये इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, जो ये तीनों ही नॉर्थ साउथ अमेरिकन कंट्री हैं, तथा साओ टोमे प्रिंसिपी, गैबोन, कोंगो गणराज्य, चायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया और मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती, ये तीनों एशियन कंट्री हैं। तो यहाँ से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। पृथ्वी की परिक्रमण दूरी मतलब कि ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती है, तो यह दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट है महान हिम युग का संबंध किससे है? ये है प्लीस्टोसीन से संबंधित, और प्लीस्टोसीन में ही सुपीरियर, ह्यूरन, लेक बैकाल आदि का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा किससे होकर नहीं गुजरती? तो ये मैक्सिको से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि लगभग कितनी है? तो ये है 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? तो ये होता है 24 आवर्स का। और भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।
जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिभ्रमण काल के 24 आवर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत पड़ती हैं तब भारत में कौन सी घटना होती है? तब उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहाँ पे उच्च वायु दाब विकसित होते हैं और भूमध्य रेखा के पास अपेक्षाकृत अधिक टेम्परेचर के कारण निम्न वायुदाब होता है और कर्क रेखा तथा उसके उत्तर में उच्च वायुदाब का विकास होता है और ये टेम्परेचर की कमी के कारण होता है, जिससे कि जो भारतीय क्षेत्र है यहाँ पे पछुआ पवनों का प्रभाव बढ़ जाता है और वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति में ही टेम्परेचर के अतिरिक्त गति के कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं और ग्लोब पर वायुदाब की 7 पेटियां पाई जाती हैं। पृथ्वी द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 23 आवर्स 56 मिनट तथा 4.9 सेकेंड। नेक्स्ट है, अगेन कोरियोलिस फोर्स से क्वेश्चन है कि कोरियोलिस फोर्स सतह की धाराओं को विक्षेपित करता है तो ये हवा से 45 डिग्री एंगल पर उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश वृहत वृत्त है? तो ये हो जाएगा इक्वेटर। नेक्स्ट है, उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो ये हो जाएगी समोच्च रेखा। नेक्स्ट है, अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? या उसी समय कुछ दिनों बाद, मतलब कि स्थानीय समय के अनुसार बात कर रही है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा और वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर क्या होगा? तो नगर जो है वो 87 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। नेक्स्ट है, इक्वेटर किन देशों से होकर नहीं गुजरती है? तो ये केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील से तो गुजरती है लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरती है। ये यूकेपीएससी में 2 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संबंध में सही है? पहला कह रहा है कि पृथ्वी के अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल गलत है। इससे दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन से दिन और रात होते हैं और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ये जस्ट अपोजिट लिखा है कि यदि पृथ्वी परिभ्रमण करेगी तो क्या होगा? तब मौसम परिवर्तन होगा और यदि पृथ्वी घूर्णन करेगी तो दिन और रात होंगे। तो ये जस्ट अपोजिट लिखा है, इसलिए इसके दोनों ही कथन गलत है। और सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 डेज 5 आवर्स तथा 48 मिनट और 46 सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो सही बताना है। तो भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की कुल मात्रा का लगभग 10 टाइम्स है, तो पहला गलत है ये। अवरक्त किरणें सूर्यातप के लगभग 2/3 भाग है, इसका दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि जो अवरक्त तरंगे हैं ये निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जल वाष्प के द्वारा वृहद रूप से अवशोषित होते हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही है। जो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों तरफ स्थित गैसों का एक आवरण है, जिनमें से कुछ हानिकारक भी हैं और कुछ लाभदायक भी हैं। और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा है और यह विकिरण के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है और अवरक्त तरंगों के माध्यम से ही प्राप्त सूर्य तक कुछ गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के द्वारा अवशोषित कर लिए जाने के कारण वायुमंडल के जो निचले हिस्से में संकेंद्रित होती जाती है। इसी कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और सूर्य तप का वितरण पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होता है। यदि बात करें भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा मतलब कि इक्वेटर पर पोलर की अपेक्षा 4 टाइम्स अधिक सूर्य ताप मापा जाता है, ना कि 10 गुना। और जो अवरक्त किरणें ये सूर्य ताप का लगभग 2/3 है। ये गलत है क्योंकि यह लगभग कितना है? 35% होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, तो इसका सही है फर्स्ट एंड थर्ड। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीजन का अभाव था, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प और मीथेन ने तो पृथ्वी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है विषुवतीय प्रतिधारा इक्वेटोरियल काउंटर करंट के बारे में है के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो जब दो विषुवतरेखी धाराओं का अभिसरण मतलब कि कन्वर्जेंस होता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? तो पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण के कारण होती है, ये तो कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा
कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि जो पृथ्वी का आकर्षण है वह उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन प्रदान करता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चैप्टर है चट्टानें तथा ज्वालामुखी। कह रहा है कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है, तो ये हो जाएगा पैरन द्वीप का। पैरन द्वीप ये पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। इस ज्वालामुखी से पहले उद्गार हुआ था 1787 में और यह बैरन द्वीप मध्य अंडमान में स्थित है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, कहाँ पर है, मध्य अंडमान में। बैरन द्वीप कहाँ पर है, मध्य अंडमान में। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो इसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो कि पिछले 38 ईयर्स में पहली बार फूटा था, तो हो जाएगा मौना लोवा जो कि हवाई द्वीप पर है, यूएसए में। नेक्स्ट है प्रमुख ज्वालामुखी और उनसे जुड़े पर्वत है और ये पीसीएस के 2021 में पूछा भी गया है। कह रहा है कि माउंट रेनियर कहाँ पर है, यूएसए में है। माउंट एटना इटली में है और माउंट पेरिकुटिन कहाँ है, मैक्सिको में है तथा माउंट एपो ये फिलीपींस में है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट सबसे ज़्यादा किस पेटी में होती है, ये होती है परिप्रशांत महासागर में। और परिप्रशांत बेल्ट को ही तो रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं या सक्रिय ज्वालामुखी मतलब कि एक्टिव वोल्केनो और लगातार आने वाले भूकंप के कारण निर्मित प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र है और पृथ्वी पर ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में ही स्थित है, तो इसलिए यहाँ पे भूकंप भी सबसे ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोम्बोली क्या है, तो एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि इटली के लिपारी द्वीप में स्थित है। साथ ही इसे ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है बैरन द्वीप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी जो कि कहाँ पर है, इक्वेडोर कहाँ पर है अब, तो ये साउथ अमेरिका में है। और माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, ये है तंजानिया में। माउंट ताल की बात करें तो ये लुजोन द्वीप फिलीपींस में है। नेक्स्ट है सबनकाया कहाँ है, ये भी ज्वालामुखी है, पेरू में है। माउंट एटना इटली में है। कोलिमा कहाँ है, मैक्सिको में है। माउंट मेरापी ये है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है, तो ये हो जाएगा ज्वालामुखी शंकु। तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो निकास नलिका होती है उनसे निकले उत्सर्ग के निकास नली के चारों ओर जो शंक्वाकार रूप हो जाता है, इसी के कारण होता है ज्वालामुखी शंकु का निर्माण। और इस शंकु का मध्य भाग एक गर्त के रूप में विकसित होता है। ज्वालामुखी जो शंकु है ये मूल स्थल रूप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अपनी उत्पत्ति के आधार पर शेष तीन से भिन्न है, तो इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और शैल ये तीनों तो अवसादी चट्टान लेकिन संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है। और चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रमुख समूह में बांटा गया है, आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानें। नेक्स्ट है कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा ग्रेनाइट चट्टान। तो ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। और ज्वालामुखी के उद्गार के समय भूगर्भ से जो निकलने वाला लावा वही क्या होता है, धरातल पर जमता है, फिर ठंडा होता है और उसी के पश्चात निर्माण होता है आग्नेय शैलों का। और इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और आग्नेय के रूपांतरण ही है ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट और बेसाल्ट सिस्ट। नेक्स्ट है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो ये निकलती है जल वाष्प। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा हीलियम आदि निकलती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शेल फेनरेटिक बनावट का उदाहरण नहीं है, तो हो जाएगा रियोलाइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा डोलोमाइट। डोलोमाइट ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। बाकियों की बात करें तो क्वार्टजाइट, मार्बल तथा नीस ये सभी कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। और ताप तथा दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार निर्मित चट्टान रूपांतरित चट्टान कहलाती है। और यह चट्टानें सबसे कठोर तथा जीवाश्म रहित है, मतलब कि इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। किनमें, आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट चैप्टर है भूकंप तथा सुनामी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है, तो बर्मा का म्यांमार तटीय, गुजरात का तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र, तो यहाँ पे तो सुनामी आते हैं, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है, तो इसमें प्रवर्तनी, भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक तो आता है लेकिन विषमांगी प्रक्रिया नहीं आती है। नेक्स्ट है भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है, तो इसमें PSL तरंगों का उद्भव होता है। तो सामान्यतः भूकंपी तरंगे 2 टाइप्स की होती है, P तरंगे, S तरंगे तथा L तरंगे।
और जो पी और एस तरंगे हैं ये भूगर्भीय तरंगे होती हैं, एल तरंगे ये धरातलीय तरंगे होती हैं। यदि हम पी तरंगे मतलब कि पी वेव्स की बात करें तो पी वेव्स भूकंप के उद्गम स्थल के चारों तरफ उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी पर सबसे पहले इन्हीं तरंगों का उद्भव होता है पी वेव्स का। पी वेव्स प्राथमिक वेव्स कहलाती हैं। पी के बाद आती है एस तरंगे, इसलिए इन्हें सेकेंडरी वेव्स कहते हैं और ये केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती हैं, एस वेव। एल तरंगों को लव वेव्स कहते हैं और ये सबसे तीव्रता वाली होती हैं तथा ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी होती हैं, एल वेव्स। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो ये समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है सुनामी। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है और सामान्य रूप से जो महासागरीय सतह है इसके जल का उच्चतम टेम्परेचर 2 बजे अपराह्न तथा न्यूनतम होता है 5 बजे। नेक्स्ट है भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। कह रहा है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं, तो इसका दूसरा गलत है, इसका केवल पहला सही है। और प्रत्येक भूकंप के छाया क्षेत्र का निर्धारण उसके केंद्र, अधिकेंद्र तथा तीव्रता पर निर्भर करता है, जो कि एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। और ऐसे क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपी तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है उसे भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। और भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से लेकर 145 के बीच दोनों तरंगों के लिए एस और पी छाया क्षेत्र होती है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भूकंप लेखी मतलब कि सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अभिलिखित की जाती, बिल्कुल सही है। इसलिए पी को हम प्राइमरी तथा एस को सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं और जो एस तरंगे हैं इनमें कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं, तो इसके दोनों कथन सही है और ये यूपीएससी में 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट है 5 चैप्टर महाद्वीप। पंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो ये गोंडवाना लैंड कहलाता है और उत्तरी महाद्वीप क्या कहलाता है? अंगारा लैंड कहलाता है। नेक्स्ट है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित है। और आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 महासागरों में सबसे छोटा तथा उथला है, जबकि अंटार्कटिक ये पृथ्वी का सबसे दक्षिणी तथा सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये हो जाएंगे ए वेगनर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है एशिया, सेकंड पर आता है अफ्रीका, थर्ड पर उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पर आता है दक्षिणी अमेरिका, फिफ्थ पर है अंटार्कटिका, 6 पर है यूरोप एंड 7 पर है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे अधिक देश है अफ्रीका महाद्वीप में 55 कंट्री हैं और एशिया में है 48 कंट्री। कांगो कहाँ स्थित है? तो यह है अफ्रीकन कंट्री है। कांगो में ही मिलेगी एक कांगो या जायरी रिवर, ठीक है, और ये इक्वेटर को 2 टाइम्स कट करती है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखना है, मतलब कि ज़्यादा से कम की ओर 4, 3, 2, 1 के सीक्वेंस में लगाना है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? कनाडा है, सेकेंड नंबर पर है यूएसए एंड देन चाइना एंड सबसे लास्ट में आएगी ब्राज़ील। तो इसमें जाएगा 2, 4, 3, 1। यदि भारत की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है तथा इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के 17.5% है। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है? तो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में ही सबसे ज़्यादा कंट्री भी है और अफ्रीका से ही कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों वृत्त होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या कम है, मतलब न्यूनतम है? तो हो जाएगी यूरोप में। कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो इसमें गैबोन तो है, गिनी भी है, गिनी बिसाऊ भी है, लेकिन गुयाना नहीं है। गुयाना कहाँ पे है? यह है साउथ अमेरिका में। और गुयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख पर्वत और उनसे जुड़ा देश है। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ मिलेगा? तंजानिया में, जो कि अफ्रीका में है। माउंट टुबकल मोरक्को में मिलेगा, ये भी अफ्रीका में है। स्टेनली ये युगांडा में मिलेगा तथा माउंट होगार ये मिलेगा अल्जीरिया में। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सियरा नेवाडा। ये वलित नहीं, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। और जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं इनका निर्माण तनाव के द्वारा की शक्तियों के द्वारा होता है और खिंचाव के कारण धरातली भागों में दरारें या फिर भ्रंश पड़ जाती है। इसके कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है।
इसी प्रकार क्या होता है कि दरारों के समीप जो उठा हुआ भाग होता है वही ब्लॉक पर्वत कहलाता है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर स्थित है? यह है दक्षिणी पश्चिमी तट पर। ये पीसीएस के 2020 में पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में है और यहाँ से मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को मध्य से होकर गुजरती है, जैसे कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है। और महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है डार्लिंग श्रृंखला। नेक्स्ट है यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो यह स्पेन को फ्रांस से अलग करती है और यह इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप महाद्वीप के अन्य भागों से भी अलग करती है। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में मिलेगी बिस्के की खाड़ी, वहां से लेकर दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर तक फैली है पिरेनीज। और वॉल्जेस की बात करें तो यह फ्रांस तथा जर्मनी की सीमा पर है तथा ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में है। नेक्स्ट है स्पेन और फ्रांस के बीच में यह है पिरेनीज माउंटेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में है, बिल्कुल सही। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है। माउंट एल्ब्रुस ये एशिया में नहीं, ये है यूरोप में, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। माउंट एकांकागुआ ये साउथ अमेरिका में है। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये हो जाएगी रॉकी और ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा में 4800 किलोमीटर है इसकी लंबाई। यह विश्व की सबसे ज़्यादा लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो उसमें आता है एंडीज, लेकिन एंडीज ऑप्शन में नहीं था तो एंडीज के बाद क्या है? सेकंड रॉकी है, तो रॉकी सही होगा। नेक्स्ट है पिनाइल जो कि यूरोप में है तथा अपलेशियन अमेरिका में और अरावली भारत में है। ये किसके उदाहरण है? तो ये सबसे ओल्ड माउंटेन है। कैसे ओल्ड माउंटेन है? एंडीज पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये साउथ अमेरिका में। रॉकी कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है। और एंडीज ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, ठीक है। और ये नवीन है लेकिन मोड़दार पर्वत है। ये है 7000 किलोमीटर। एकांकागुआ एंडीज के सबसे हाईएस्ट पीक है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से होकर गुजरती है। इसका सबसे ज्यादा विस्तार कौन सा है? चिली में है। नेक्स्ट है संसार में सबसे लंबी धरातली की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएगी एंडीज। नेक्स्ट है प्रमुख पर्वत शिखर तथा उनकी स्थिति। माउंट एल्ब्रुस कहाँ है? रसिया में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट कुक न्यूजीलैंड में तथा माउंट मैकिनले या फिर डेनाली भी कहते हैं इसे, ये है यूएसए में। नेक्स्ट है प्रमुख पर्वत शिखर है, कह रहा है कि कोसिस्को कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में। माउंट एल्ब्रुस ये है यूरोप में तथा माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका के तंजानिया में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अरावली। ये प्राचीन तो है लेकिन ये वलित पर्वत नहीं है, ये एक अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। वलित पर्वत में आता है, वलित पर्वत में कौन आएगा? यूराल आएगा, एंडीज आएगा, अपलेशियन, हिमालयाज, रॉकी, एटलस आएंगे। वलित पर्वत होते क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण चट्टानों में मोड़ या फिर वलित पड़ जाना ही वलित पर्वत से निर्माण होता है। नेक्स्ट है पामीर पर्वत किसके संगम या फिर गांठों से बने हैं? तो तियन शान, कराकोरस, कुनलुन, हिंद कुश श्रेणियों के संगम से बने हैं। नेक्स्ट है एबिसिनी पठार कहाँ पे है? ये है इथियोपिया में। एटलस माउंटेन कहाँ है? ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। गुयाना उच्च भूमि कहाँ है? ये उत्तर पूर्वी दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। ओकावांगो द्रोणी कहाँ है? ये मिलेगा पेंटागोनिया में। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। और एक यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहाँ है? अलास्का में है। अलास्का को 1867 में अमेरिका ने रूस से खरीदा था। नेक्स्ट है 7 चैप्टर है काराकुम डेजर्ट निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान इन दोनों में फैली है। इसका विस्तार है दोनों में काराकुम डेजर्ट का। नेक्स्ट है नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? तो यह है जापान में। और ये जापान में भी कहाँ है? होन्शु द्वीप पर है। तो ये द्वीप भी याद रखिएगा क्योंकि अब द्वीप से भी क्वेश्चन आते हैं। और यह तृतीयता मतलब कि थर्ड सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नागोया जो कि जापान का ही प्रसिद्ध वृहत्तम नगर है जो कि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। नोबी मैदान क्षेत्र में चावल और सब्जियों की कृषि होती है तथा कांतो में यह होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित है। और टोक्यो भी इसी मैदान में स्थित है कांतो में। तो इसका मतलब टोक्यो कहाँ हुआ? होन्शु द्वीप। नेक्स्ट है प्रमुख ग्रासलैंड है और उनसे जुड़े देश है। तो स्टेपीज कहाँ है? ये मिलेगा रसिया में। प्रेरीज मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब कि यूएसए में। वेल्ड मिलेगा साउथ अफ्रीका में तथा डाउन्स कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे शुष्कतम रेगिस्तान मतलब कि डेजर्ट कौन सा? हो जाएगा अटाकामा डेजर्ट। कहाँ पर है? ये चिली में है। चिली के उत्तरी भाग में है। और विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट यदि बात करें तो ये हो जाएगा सहारा डेजर्ट। बेसिकली यदि हम बात करें गर्म की,
गर्म मरुस्थल की, तो उनमें आता है सहारा डेजर्ट। और यदि बात करें सोनोरन डेजर्ट की, तो इसका विस्तार यूएसए तथा मैक्सिको में है, टकलामकान जो कि चाइना में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास ग्रास के मैदान पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना के क्षेत्रों में, और यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। यदि बात करें सवाना की, तो ये मिलेगा अफ्रीका में, लानोस वेनेजुएला में मिलेगा, पार्कलैंड साउथ अफ्रीका में मिलेगा, स्टेपीज स्टेपीज कहाँ मिलेगा? यूरोप और एशिया मतलब कि यूरेशिया में मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सोनोरन डेजर्ट कहाँ है? यूएसए में, टकलामकान चाइना में है, काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान तथा कजाकिस्तान में भी इसका विस्तार मिलेगा, लेकिन गिब्सन ये मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ना कि ब्राजील में। नेक्स्ट है, संप्राय मैदान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नदियों से। तो जब नदियां अपरदन के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो ही संपूर्ण भाग एक संप्राय मैदान में बदल जाता है, और इस प्रकार के मैदान पूर्णतः समतल नहीं होते। कठोर शैलों के टीले बीच बीच में खड़े रहते हैं, जैसे कि इनमें आता है मिसिसिपी बेसिन का ऊपरी भाग, रूस का मध्यवर्ती मैदान तथा भारत का अरावली क्षेत्र भी एक संप्राय मैदान है। नेक्स्ट है, प्रमुख ग्रासलैंड है। तो लानोस कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा वेनेजुएला में, लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में मिलेंगे जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। स्टेपीज मिलेगा उत्तरी अमेरिका में, प्रेरी प्रेरी की बात करें तो ये मिलेगा यूरोप में तथा वेल्ड मिलेगा अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो इन्हें हम पंपास के नाम से जानते हैं, जो मेनली कहाँ मिलेंगे? अर्जेंटीना में, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, यहीं पे मिलेगा गिब्सन सिम्पसन ये सभी डेजर्ट भी मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ये हो जाएगा काला हारी डेजर्ट, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में है। कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा स्टेपीज, जो कि मेनली मध्य एशिया में पाए जाते हैं। अन्य शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो इनमें आता है प्रेरी जो कि यूएसए में मिलेगा, पंपास जो कि अर्जेंटीना में मिलेगा, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में तथा स्टेपीज ये मिलेंगे यूरेशिया में। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? सवाना, क्योंकि ये उष्ण घास के मैदान है, ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला डेजर्ट कौन सा है? तो ये हो जाएगा थार डेजर्ट, जो कि भारत में है। मौसम बदलने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुके होना। नेक्स्ट है, प्रमुख स्थलाकृति और उनसे जुड़ा महाद्वीप है। एंकाकागुआ कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिका में, मेसेटा प्लेटू ये मिलेगा यूरोप में, सेरेनगेटी मैदान मिलेगा अफ्रीका में तथा गिब्सन डेजर्ट ये मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूपांतरण होता है? जिसमें कठोर और मोमी पर्ण, लघु पर्ण तथा पर्णहीनता तथा पर्ण की जगह काटे ये सभी हो जाएंगे सही, क्योंकि ये सभी जल ह्रास को रोकने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है, अफ्रीका तथा यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं मतलब कि हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है, बिल्कुल सही है ये तो। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में है, इसलिए इसका निर्माण होता है, तो ये सही नहीं है, इसका केवल पहला सही है। तो व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूरी और महाद्वीप तथा बड़े स्थल के पश्चिमी किनारे पर अवस्थिति तथा ठंडी धाराओं का प्रभाव ये अफ्रीका तथा यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रमुख निर्माण का कारण है। इसके अतिरिक्त उपोष्ण उच्च दाब केंद्रों मतलब कि हाई प्रेशर सेल में अवस्थिति भी इनका एक महत्वपूर्ण कारण है, और यह ठंडी धाराओं के प्रभाव में है जो कि उच्च शुष्कता की ओर ले जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उनके आकार के बढ़ते क्रम में लगाना है, मतलब कि छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा डेजर्ट कौन सा है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? इनमें सबसे बड़ा मिलेगा सहारा डेजर्ट, जो कि लास्ट में आएगा 3, ठीक है। जिसमें सबसे छोटा कौन है? ग्रेट सैंडी, एंड उससे बड़ा कौन है? गोबी। फिर उसके बाद आएगा अरेबियन डेजर्ट एंड देन सहारा, तो इसका हो जाएगा 1 4 2 3। नेक्स्ट है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम टेम्परेचर कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, तो इसका पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम टेम्परेचर कम से कम 40 डिग्री या फिर इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, तो इसके कोई भी सही नहीं है। तो यदि हम बात करें हीट वेव की, तो यदि किसी जब मैदानी इलाके का अधिकतम टेम्परेचर कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव मानेंगे, और यदि पहाड़ी इलाके का टेम्परेचर कम से कम 30 या इससे अधिक पहुंच जाएगा तो वो हो जाएगा हीट वेव, तो इसमें अपोजिट दिया हुआ था। नेक्स्ट है, प्रमुख ग्रासलैंड है। वेल्ड कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा साउथ अफ्रीका में, पंपास मिलेगा साउथ अमेरिका में, कंपोज, कटिंगास तथा सेराडोज ये तीनों मिलेंगे ब्राजील में तथा प्रेरी मिलेगा उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट चैप्टर है घाटियाँ तथा पठार।
पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस्कर तथा ड्रमलिन के संबंध में बताना है। तो एस्कर क्रूड वेटेड बजरी तथा रेत की लकीरें होती हैं, बिल्कुल सही है। जो ड्रमलिन है ये ज़्यादातर बोल्डर तथा मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि अंडे की टोकरी की स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, तो इसका तीसरा सही नहीं है। चौथा कह रहा है कि जबकि एस्कर क्या है ये ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, तो इसका सही है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सुंडा ट्रंच किस द्वीप में स्थित है, तो ये है जावा द्वीप में। नेक्स्ट है मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है टिन उत्पादन के लिए, और यहाँ विश्व का 25% टिन उत्पादन होता है। अधिकांशतः टिन का उत्पादन किंटा घाटी में इपो तथा ताइपिंग क्षेत्र में होता है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है, तो यह उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है टेलीग्राफिक पठार। और अटलांटिक महासागर के अन्य कटकों में आता है डाल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, विवियन थॉम्सन कटक तथा वॉल्विस कटक। नेक्स्ट है वर्तमान में शक्सगाम वैली क्या है, तो ये चीन के शासन में है शक्सगाम, जो कि है कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है, तो ये हो जाएगा कोलोराडो प्लेटू, जो कि यूएसए के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी मतलब कि डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो यह रिफ्ट वैली का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रिफ्ट वैली के निर्माण में मदद करती है, तो भ्रंशन की प्रक्रिया मतलब कि फॉल्टिंग की प्रक्रिया। और भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच जो चट्टानें हैं वो स्वयं नीचे की ओर क्या होती हैं, धंस जाती हैं, ठीक है। और उनमें जो तनाव जनित बल होता है इनके कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तभी भ्रंश का निर्माण होता है। जो भ्रंश घाटियां होती है लंबी होती हैं, सकरी होती हैं तथा गहरी होती है। नेक्स्ट है प्रमुख प्लेटू दिया है। अल्बाट्रोस प्लेटू कहाँ है, ये दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में है। टेलीग्राफिक प्लेटू कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेटू कहाँ है, हिंद महासागर में है, ये इंडियन ओशियन में है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये पीसीएस के लिए। कुरील कम चटका गर्त कहाँ है, ये है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट चैप्टर है और इसमें पहला क्वेश्चन है कि यूएई के रियासती राज्य कौन से हैं, तो इनमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैम, फुजैराह, रास अल खैमा आदि आते हैं यूएई के रियासती राज्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है, तो ये हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी, और ये 2023 के मतलब हाल ही में पूछा गया एमपी पीसीएस में, क्योंकि इजराइल पैलेस्तीन तो बहुत न्यूज़ में रहा है, तो पीसीएस के लिए यूपी पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है मतलब कि लैंड लॉक है, तो ये हो जाएगा बोलीविया। कौन सी कंट्री है, ये साउथ अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं साझा करता है, तो हो जाएगा लेबनान। लेबनान डेड सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो लेबनान के साथ कौन कौन से देश अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो मृत सागर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करने वाले देश में आता है जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन तो बहुत न्यूज में रहा, तो इनको याद रखेगा। और जो मृत सागर है ये जॉर्डन के रिफ्ट घाटी में स्थित है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, तो भारत और चाइना को। नेक्स्ट है कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो ये हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है सर्वाधिक उत्तर से दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है, तो हो जाएगा रसिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है मतलब कि लैंड लॉक है, तो हो जाएगा हंगरी, जो कि यूरोपियन कंट्री है। यदि हम बात करें हंगरी की, थी अपनी बाउंड्री शेयर करता है रोमानिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया तथा सर्बिया से। और रोमानिया तथा यूक्रेन की सीमा ब्लैक सी से भी शेयर होती हैं, और बेल्जियम की सीमा उत्तरी सागर से लगी हुई हैं। नेक्स्ट है कौन सा देश इजराइल की सीमा से लगी है, तो इसमें ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है, ये चारों लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र या इजिप्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो इसमें आ जाएगा इराक। तो कैस्पियन सागर की बात करें तो इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है अजरबैजान, ईरान करता है, इराक नहीं करता। तो कजाकिस्तान, रसिया और तुर्कमेनिस्तान। और इराक की बात करें तो पश्चिमी एशिया में स्थित है, इसके दक्षिण में है सऊदी अरब और कुवैत, पश्चिम में है जॉर्डन तथा सीरिया तथा उत्तर में है टर्की तथा पूर्व में है ईरान। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है, तो यह है कनाडा की, जो कि उत्तरी अमेरिकी देश है। मैकमोहन रेखा ब्रिटेन और तिब्बत द्वारा शिमला समझौते के हिस्से के रूप में स्वीकृत एक संधि है, जिस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, 1914 में किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन चीन की सीमावर्ती नहीं है, तो इसमें हो जाएगा बुल्गारिया नहीं है, ये यूरोप में स्थित है, जबकि चीन एशिया में स्थित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, प्रमुख देश और उनसे जुड़ी कैपिटल्स है। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, बोलीविया की है लापाज, इथियोपिया की लुसाका नहीं है, ये है आदिस अबाबा, तो इसका ऑप्शन सी ही सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्न के देशों पर विचार कीजिए, कह रहा है कि उपयुक्त में से किन की सीमा अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है,
तो अफगानिस्तान के साथ कौन करता है, इसमें आ जाएगा ताजिकिस्तान करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है और उज्बेक करता है। तो अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, चाइना भी करता है, पाकिस्तान भी करता है। और यहाँ पे याद रखेंगे ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा एक याद रख लेंगे ईरान को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लेखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबंधित करता है। यह चाइना और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। मेनली है कहाँ पे, चाइना और जापान में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तुर्की राज्यों के संगठन मेंबर है। तो 2009 में तुर्की राज्यों के संगठन की स्थापना की जाती है। इसके 4 संस्थापक हैं, कौन कौन से, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तथा तुर्की खुद। इसके 7वें सम्मेलन में बाकू, जो कि अजरबैजान की कैपिटल है, उसके दौरान उज्बेकिस्तान को 5वें सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। प्रेजेंट में इस संगठन के 5 सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक भी हैं, कौन कौन से, हंगरी तथा तुर्कमेनिस्तान। इसका 8वां मेंबर 2001 में इस्तांबुल और इसका 8वां सम्मेलन 2021 में इस्तांबुल तुर्की में हुआ था, जिसमें तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक देश का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें हो जाएगा लेबनान तथा सीरिया। ये मेडिटेरेनियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अफ्रीका, यूरोप और एशिया महाद्वीप से घिरे भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर करता है अल्जीरिया, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, साइप्रस, क्रोएशिया, मिस्र या इजिप्ट, ग्रीक, फ्रांस, इटली, इजराइल, लेबनान, माल्टा, लीबिया जिसकी कैपिटल है गिबली, मोरक्को जिसकी कैपिटल है रबात, मोंटेनिग्रो, मोनाको, स्लोवेनिया, स्पेन, ट्यूनेशिया, सीरिया तथा टर्की। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर के साथ नहीं है, तो इसमें हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा जॉर्डन नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, टर्की किनके मध्य स्थित है, तो ये काला सागर तथा भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट चैप्टर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो हो जाएगा पाकिस्तान। ये पीसीएस 2014 में पूछा गया है। डरबन नगर कहाँ स्थित है, तो ये है साउथ अफ्रीका में और ये हिंद महासागर के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नहरों का शहर कहलाता है, तो दैट इज वेनिस। नेक्स्ट है, देशों और उनके सबसे बड़े नगरों का क्रम बताना है। तो कनाडा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, टोरंटो। ग्रीस का सबसे बड़ी सिटी कौन सी, एथेंस। नाइजीरिया के लागोस तथा सीरिया की सबसे बड़ी कैपिटल है डेमेस्कस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं, दैट इज क्यूबा। और क्यूबा कैरिबियाई सागर में स्थित है एक द्वीपीय देश है जिसकी कैपिटल क्या है, हवाना, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, शिकार के लिए। नेक्स्ट है, प्रमुख शहर है और उनसे जुड़े देश है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो एलेप्पो ये सीरिया की कंट्री है। एलेप्पो की बात करें तो ये सीरिया का शहर है। एलेप्पो पोर्ट भी मिलेगा यहाँ पे। किरकुक का संबंध यमन से नहीं है और मोसूल ये फिलिस्तीन से संबंधित नहीं है, लेकिन मजार शरीफ ये संबंधित है अफगानिस्तान से, तो इसका हो जाएगा 1 और 4। तो किरकुक की यदि हम बात करें तो इराक का शहर है और यह एक बहुभाषी क्षेत्र है। मोसूल भी इराक का शहर है, यह दसला नदी के किनारे स्थित है। और ऐसे क्वेश्चन पीसीएस भी पूछ रहा है क्योंकि आरओ में अभी जो पेपर कैंसिल हुआ है वहाँ से भी शहरों से क्वेश्चन पूछे गए थे। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर मतलब कि साउथ टू नॉर्थ की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही क्रम बताना। तो इसमें सबसे साउथ मिलेगा जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का शहर है, फिर मिलेगा सिंगापुर एंड देन मिलेगा बैंकॉक जो कि थाईलैंड की कैपिटल है और उसके बाद मिलेगा हनोई। नेक्स्ट चैप्टर है, कह रहा है कि एल नीनो के संबंध में, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के 2023 में पूछा भी गया। कह रहा है कि एल नीनो के जो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र है यहाँ पे पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल होता है एल नीनो में, तो बिल्कुल सही है ये। कह रहा है कि यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के टेम्परेचर को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ती नहीं है, कम होती है, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, प्रमुख महासागर है और उनसे जुड़ा गर्त है। प्रशांत महासागर में मिलेगा मेरियाना ट्रेंच, आर्कटिक ओशन में मिलेगा मोलाय ट्रेंच, हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच मिलेगा तथा अटलांटिक ओशन में मिलेगा प्यूटो रिको ट्रेंच। सार गैसो सागर किसका हिस्सा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और सार गैसो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 75 पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जल धाराओं के मध्य शांत तथा स्थिर जल का क्षेत्र होता है। सारगैसो क्या है, एक प्रकार की घास है जो कि जड़विहीन होती है और इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम भी कहते हैं, इसी के नाम पर पड़ा है सारगैसो सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो ये हो जाएगी अगलवास की धारा जो कि एक गर्म धारा है। और यदि हम बात करें कैनरी की तो ये कोल्ड करंट है तथा फ्लोरिडा ये सभी अटलांटिक ओशियन से संबंधित है, लेकिन क्यूराइल ये पैसिफिक ओशियन से संबंधित है।
क्यूराइल को ही हम ओयोशियो धारा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? टेलीग्राफिक पठार ये हिंद में नहीं है, ये है अटलांटिक महासागर में और उत्तरी अटलांटिक में है, तो इसका पहला ही सही नहीं है। कोको कटक कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। वेल्विस कटक अंध महासागर में है और अगलुहास बेसिन ये हिंद महासागर में स्थित है, तो इसका पहला ही सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सीध मतलब कि कोल्ड करंट नहीं है? तो इसमें हो जाएगी केप अगलु, तो इसमें हो जाएगी अगलुहास करंट जो कि वार्म करंट है। यदि हम बाकियों की बात करें तो कैनरी करंट कैसी करंट है? कोल्ड करंट है। हम्बोल्ट भी कोल्ड करंट है जिसे पेरू भी कहते हैं। ओयोशियो एक कोल्ड करंट है जिसे क्यूराइल भी कहते हैं, तथा अगलुहास यह गर्म या फिर स्थायी करंट है। और एक ओयोशियो के साथ याद रखिएगा क्यूरोशियो जो कि कैसी करंट है? जो कि वार्म करंट है। नेक्स्ट है, लाल सागर एक उदाहरण है किसका? तो ये अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। तो लाल सागर एक अर्ध संलग्न उष्णकटिबंधीय बेसिन है जो कि उत्तर पूर्व में अफ्रीका, पश्चिम और पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। लाल सागर मतलब कि रेड सी से इजिप्ट, सूडान, जिबूती, इरिट्रिया, यमन तथा सऊदी अरब की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत पेटी के मध्य। नेक्स्ट है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगी कैनरी करंट जो कि अटलांटिक में भी उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है और यह एक कोल्ड करंट है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम ये एक गर्म करंट है जो कि अटलांटिक ओशन से संबंधित है। पश्चिमी वायु प्रवाह ये पश्चिमी वायु के क्षेत्र में ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। पेरू की करंट प्रशांत महासागर में बहती है तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये हिंद महासागर में बहती है। नेक्स्ट है, महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा होता है? तो ये होते हैं गहरे सागरीय मैदान। तो महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान होते हैं। और जो महासागरीय संरचना है इसका क्रम बात करें यदि हम, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? महासागरीय मग्न तट मिलेंगे, फिर महासागरीय ढाल मिलेंगे, एंड देन महासागरीय गर्त और सबसे लास्ट में मिलेंगे गहरे महासागरीय मैदान। नेक्स्ट है, ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? तो यह कैरेबियन सागर में स्थित है। इसकी कैपिटल क्या है? सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट है, एक महासागर के पेलाजिक क्षेत्र के निम्नलिखित 5 क्षेत्र हैं, उनकी सतह से इसकी गहराई के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटा क्या मिलेगा? एपीपेलाजिक, फिर उसके बाद आएगा मेसोपेलाजिक, एंड देन आएगा बाथ पेलाजिक, फिर उसके बाद आएगा एबिसोपेलाजिक, एंड सबसे बड़ा क्या आएगा? हाइड्रोपेलाजिक। तो इसका हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 5। नेक्स्ट है, तरंगों के बारे में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, तरंग के नीचे जल की वास्तविक गति वृत्ताकार नहीं होती है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि युवा तरंगें अपेक्षाकृत ढाल वाली नहीं होती तथा संभवतः स्थानिक वायु के कारण बनी होती है, तो इसका तीसरा भी गलत हो जाएगा। तरंग के उच्चतम तथा न्यूनतम बिंदुओं को क्रमशः क्या कहते हैं? तो उच्चतम बिंदुओं को शिखर या क्रेस्ट कहते हैं तथा न्यूनतम को गर्त या फिर ट्रम्प कहते हैं, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। तरंगों की बात करें तो जो समुद्री तरंगें होती थी वायु के कारण तरंगें महासागर में गति करती हैं तथा अपनी ऊर्जा को समुद्र तट पर गतिमान जल और समुद्र तल के बीच हो रहे घर्षण के कारण मुक्त करती हैं। कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित नहीं होती थी? हो जाएगी बेंगुला की धारा। ये दक्षिणी अटलांटिक में प्रवाहित होती है और ये कोल्ड करंट है और इसी से निर्माण हुआ है किसका? नामीब डेजर्ट का। और गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियम, फ्लोरिडा की जलधारा ये सभी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर समुद्र की सतह के टेम्परेचर में अनियमित आवधिक भिन्नता के कारण उत्पन्न महासागरीय धाराओं को क्या कहा जाता है? तो एल नीनो कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह पर जल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, तो अधिक नहीं है, कम है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ध्रुवीय हिमच्छद हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो संपूर्ण जल भंडार के वितरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? समुद्र का पानी 97.3%, फिर आएगा ग्लेशियर तथा अन्य बर्फ 2%, और सबसे कम मिलेगा नदियों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागर है और कौन सा सागर कौन से कंट्री से लगा हुआ है? तो एड्रियाटिक सी लगा है अल्बानिया से, बिल्कुल सही है। काला सागर क्रोएशिया से नहीं लगा, गलत हो जाएगा। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान के साथ लगा है, बिल्कुल सही है। भूमध्य सागर मोरक्को से लगा है, ये भी सही है। लाल सागर सीरिया के साथ नहीं लगा, इसका सही है केवल 1, 3 एंड 4। यदि हम बात करें एड्रियाटिक सी से लगे कंट्री की तो इसमें आता है इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया तथा ग्रीस। और काला सागर की बात करें तो इसके सटा हुआ है पूर्व में जॉर्जिया, पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया तथा उत्तर पूर्व में रसिया, यूक्रेन तथा दक्षिण में है टर्की। और कैस्पियन सी की बात करें तो इसके साथ
अपनी बाउंड्री शेयर करने वाले देश में आता है अजरबैजान, रूस, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, ईरान तथा कजाकिस्तान। और लाल सागर की बात करें तो इसके साथ है सऊदी अरब, यमन, मिस्र या फिर इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया तथा जिबूटी। और भूमध्य सागर के साथ अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, कौन से कारक महासागरीय धारा को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा तथा महासागरीय जल का घनत्व, ये तीनों ही महासागरीय धारा को प्रभावित करते हैं, लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना और एल नीना के संबंध में कथन दिया है। तो यदि हम बात करें, कह रहा है कि ला नीना ये विश्वती हिंद महासागर में समुद्र, तो यहाँ पे पहला यहीं पे गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये हिंद महासागर नहीं, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर से संबंधित है, तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि एल नीनो का भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका दूसरा भी गलत है, क्योंकि प्रभाव पड़ता है और सक्रिय हो जाता है। तो ला नीना की बात करें तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊष्मन से संबंधित है, और एल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के टेम्परेचर में वृद्धि से है। तो ला नीना का संबंध किससे है? पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊष्मन से है। और एल नीनो में क्या होता है, जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उसके जल के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। एल नीनो को भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ता है, साथ ही ला नीना के कारण इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के समीपवर्ती भागों में सामान्य से अधिक वर्षा होती है, और भारत में भी ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सा कथन ध्रुवीय कोड मतलब कि पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। जो ध्रुवीय जल राशियां हैं इनमें परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है पोलर कोड। नेक्स्ट चैप्टर है, कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सबसे ज़्यादा है। तो ये मिलेगी मृत सागर में। वैसे तो सबसे ज़्यादा लवणता मिलेगी वॉन लेक में, जो कि टर्की में है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा मृत सागर। कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, तो हो जाएगा हेलोक्लाइन। और थर्मोक्लाइन ये सागरीय ताप प्रवणता को दर्शाता है। जल लवणता की प्रवणता को हेलोक्लाइन दर्शाता है। घनत्व प्रवणता को पाइक्नोक्लाइन तथा जलीय रसायन को केमोक्लाइन से व्यक्त किया जाता है। सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ मिलेगी? मृत सागर में। नेक्स्ट है अगेन सबसे ज़्यादा लवणता मृत सागर में। नेक्स्ट है महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण आती हैं। तो सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वीय बल तथा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। तो इसमें हो जाएगा तीनों सही है। और पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटों में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा उत्पन्न होता है। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यान क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर उष्ण तथा शीतोष्ण मतलब कि गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, जैसे कि उत्तरी अटलांटिक। नेक्स्ट चैप्टर है, कह रहा है कि यूएसए तथा मैक्सिको के बीच सीमा बनाती कौन सी नदी? हो जाएगी रियो ग्रांडे नदी। नेक्स्ट है अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो ये मिलती है काबुल नदी। और सिंधु नदी दाहिने तट पर काबुल से मिलती है तथा दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियों में आता है खुर्रम, तोची, गोमस, विबोवा तथा संगर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मेकॉन्ग नदी के बारे में। मेकॉन्ग का उद्गम तिब्बत के प्लेटू से है, बिल्कुल सही है। इसका डेल्टा दक्षिण कम्बोडिया में है, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है मेकॉन्ग नदी। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब भी कहते हैं, क्योंकि डेन्यूब भी सबसे लंबी नदी है, 10 कंट्री से होकर जाती है डेन्यूब नदी। और दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं मेकॉन्ग को। इसका उद्गम तिब्बतन प्लेटू से होता है। यह म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस तथा कम्बोडिया, लाओस के मध्य सीमा भी बनाती है। इसकी सहायक नदी मिनाम के साथ मिनाम मेकॉन्ग डेल्टा बनाते हुए वियतनाम में हो ची मी सिटी के निकट दक्षिणी 3 सागर में गिरती है। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनता हो जाएगा? मिसिसिपी मिसौरी नदी पर, जो कि कहाँ है? यूएसए में है। सर और अमूर नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो ये अरल सागर में गिरती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? सिर दरिया और अमूर दरिया नदी। ये है कहाँ पे? कजाकिस्तान। और अरल सागर है कहाँ पे? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। और नेक्स्ट है एल्बे नदी तथा राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो ये उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। और एल्बे नदी ये चेक गणराज्य की सीमा पर स्थित क्राको नोसे पर्वत से निकलता है, जर्मनी से होते हुए उत्तरी सागर में गिरती हैं, और यह मध्य यूरोप के प्रमुख जलमार्गों में से एक है। राइन नदी पश्चिमी यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। पश्चिमी यूरोप याद रखिएगा, राइन नदी यह स्विट्जरलैंड से निकलकर 6 देशों में बहते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। और राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि टिबेट नदी डेल्टा कस्पेट डेल्टा का उदाहरण नहीं है, पहला गलत हो गया इसमें। तो
तिबेट नदी डेल्टा ताइरेनियन सागर में गिरती है, तो बिल्कुल सही है ये। यह नदी रोम शहर से होकर गुजरती है, इसका तीसरा भी सही है, इसका पहला गलत है। और यह एपेनाइन पर्वत से निकलती है, वो नदी को छोड़कर यह इटली की सबसे बड़ी नदी है। तिबेट नदी रोम शहर में बहती हुई रोमा कैपेगना को पार करती है और अंत में ऑस्ट्रिया के पास टिहेरेनियन सागर में गिरती है। तिबेट नदी की सहायक नदियों में पैनलिया, ने, ओन्यो तथा टेवरान है। और तिबेट नदी डेल्टा कॉस्पेट डेल्टा का उदाहरण है। और इन डेल्टा का निर्माण वहां होता है जहां पे तलछट का जमाव मजबूत तरंगों के साथ एक सीधी तट रेखा पर होता है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? ये हो जाएगी अमेजन नदी, जो कि नील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और यदि बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। मिसिसिपी मिसौरी यूएसए में बहने वाली नदी कौन सा एक कॉन्गो बेसिन का भाग है? तो हो जाएगा कैमरून। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है तथा जाम्बेजी ये हिंद महासागर में गिरती है, तो इसका तीसरा और चौथा सही है। और यदि बात करें मेकोंग नदी, तो दक्षिणी चीन सागर में, थेम्स नदी उत्तरी सागर में, वोल्गा कैस्पियन सी तथा जाम्बेजी हिंद महासागर में गिरती है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। और ये यू टर्न क्यों बनता है? क्योंकि भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संगी नमन के कारण। लिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इसमें हो जाएगी लोहित तथा सुबनसिरी। बराक नदी ये मणिपुर के रियाई जिले से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सीरिया। प्रमुख नगर और उनसे जुड़ी नदियां हैं, खार्तूम शहर स्थित है नील नदी पर, ब्राज़ाविले है जायरे नदी पर, रॉटरडम है राइन नदी पर तथा पेरिस है सियन नदी पर। रॉटरडम कहाँ मिलेगा? राइन नदी पर है, पेरिस सियन नदी पर है, बुडापेस्ट हंगरी में है, डैन्यूब नदी पर स्थित है, वॉशिंगटन पोटोमैक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह 3 देशों में विभाजित है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है, तो इसके दोनों कथन सही है। तो बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया तथा ब्रुनेई में विभाजित है। प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपों के बाद बोर्नियो की उत्पत्ति भी ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में से पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम बताना। तो सबसे पश्चिम में मिलेगा सुमात्रा, देन जावा एंड देन बाली एंड लोम्बोक। नेक्स्ट है, सोकोत्रा द्वीप के संबंध में सही बताना। यह ओमान का एक द्वीप है जो कि अरब सागर में स्थित है। पहला गलत हो जाएगा ये। इसे 2008 में यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो सोकोत्रा द्वीप अरब सागर में अदन की खाड़ी के पास है और यमन का द्वीप है, ना कि ओमान का। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मेडीरा। मेडीरा उत्तरी अटलांटिक सागर में स्थित है, जो कि पुर्तगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसकी राजधानी क्या है? फंचल। और यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि है कृषि। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में है? यह है इंडियन ओशियन में। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हो जाएगा होन्शु। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप है। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा है होन्शु, फिर आता है होक्काइडो, क्यूशु है, शिकोकू। तो होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो यह डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी कैपिटल क्या है? नूक। किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप हैं? तो यह है इंडोनेशिया में। यहाँ पे लगभग 13,000 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें 6,000 रहने योग्य है। कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। 3 देशों में फैला है बोर्नियो। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी।